हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो ये बुक है जिसे हम कवर कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री हमने कंप्लीट हो, चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो, मीडिवल हो, मॉडर्न हो, और इनफैक्ट हमने लास्ट वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है क्वेश्चन के फॉर्म में, जहाँ पे आपको डीप एक्सप्लेनेशन के साथ हर एमसीक्यू आपको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। ये जो है बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की, इसमें जनरल नॉलेज जीके यानी कि और जीएस दोनों मिक्स है पूरा। ठीक है, जीके जीएस की कंप्लीट ये एक पैकेज है साइंस के साथ। तो 11,125 इसमें एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड जो भी अभी तक एग्जाम्स हुए वही उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का ये कंपाइलेशन, एसएससी के मेनली एग्जाम। बट ऐसा नहीं सोचना है कि खाली एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। बट ये क्या है ना, ये देखो आप, मैं समझा दूं आपको तो आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन के साथ इतना डीप एक्सप्लेनेशन है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। अब कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, जैसे ये क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे इतना सारा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो कहने का मतलब है कि हम जानते ये भी हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड काम करता है, अगर उसको क्वेश्चन पूछ लो और उसको आंसर बता दो तो डेफिनेटली हमारा माइंड उसे ज़्यादा समय के लिए कैरी करता है और बहुत आसानी से समझ भी जाता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को। तो इंडियन पॉलिटी के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलता हूँ 150वें पेज पे आई थिंक। ओके, यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। दिस इज सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा हिस्ट्री का जो है कवर कर लिया है। एक प्लेलिस्ट है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक जो जनरल नॉलेज की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जाइए और सारे वीडियोज़ को देखिए। वो वीडियोज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डायरेक्टली ओनली इंडियन पॉलिटी देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो से भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसे एक बार में ख़त्म कर दो, अगर नहीं होता है तो पार्ट वाइज आएगा और लास्ट में मैं मास्टर वीडियो भी दे दूँगा। तो चैनल पे नए हैं, ऐसे ही कंटेंट अगर आप लगातार देखते रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे लगातार। चलिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक होने वाला है इंडियन पॉलिटी का वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कैसे हमारी पॉलिटी इवॉल्व हुई उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक व्यक्तित्व का नाम भी आता है, उनका नाम है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने पहली बार थ्रू कांग्रेस डिमांड किया था कि एक हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और ऐसा हुआ था 1934 में। सो इन जून 1934 फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली डिमांडेड दैट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज्ड ऑफ इंडियंस, ध्यान दीजिएगा, कंपोज्ड ऑफ इंडियंस नॉट ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो कंपोज्ड ऑफ इंडियंस टू बी सेटअप टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। With this, the Congress added a new stand to its political engagement with the British on the future of India. कि भाई हमें शासन करना है तो हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ऑफ कोर्स इसमें जो है प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव भी थे, बट उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। खैर, चुने गए थे तो 93 थे। टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ विच 93 रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट्स एंड 292 वेर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस एंड 4 वेर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ दिल्ली। ठीक है, समझ में आई बात। चीफ कमिश्नर प्रोविंस दिल्ली से 4 थे, 292 जो थे प्रोविंस मतलब उस समय के स्टेट्स। ठीक है, टोटल कितना हो गया 296 प्लस 93 जो कि प्रिंसली स्टेट्स का नंबर था। ठीक है, 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे उसमें एक दिल्ली था, दूसरा कुर्ग था, तीसरा अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा, और चौथा जो था ब्रिटिश बलूचिस्तान। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया वाज इलेक्टेड इन 1946। ठीक है, दिसंबर में
and it served as the first parliament of independent India. The assembly approved the constitution of India on 26th November 1949, जो कि हमारे जो है प्रियम्बल पे भी लिखा गया है. And this day is remembered as the Constitution Day in India, 26th November. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एबोलिशन ऑफ डायरकी. डायरकी मतलब होता है डुअल गवर्नेंस. डायरकी को हम डुअल गवर्नेंस से समझ सकते हैं, जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स पे एक्सक्लूसिव राइट जो होता है सेंटर का होता है, और कुछ रिजर्व जो सब्जेक्ट होते हैं वो गवर्नर के लिए दे दिए गए थे. मतलब वो उस पर थ्रू सेंटर मतलब थ्रू गवर्नर सेंटर कंट्रोल करती थी, और बाकी जो कुछ सब्जेक्ट्स थे वो दिए गए थे स्टेट्स को. तो ये इस तरीके के सिस्टम को जो है डायरकी कहा गया था, और ये 1919 में जो है लाया गया था, और इसे एबोलिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा. सो क्वेश्चन यही कह रहा है कि द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस वाज रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला सवाल कहता है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर. तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं 1919 वाला. इसके तहत डायरकी लाया गया था स्टेट्स में. स्टेट्स में डायरकी का मतलब मैंने बताया भी आपको कि दो तरीके के लिस्ट हुआ करते थे, एक थे रिजर्व लिस्ट और एक था नॉर्मल वाला. तो रिजर्व लिस्ट पे क्या होता था, गवर्नर के कुछ राइट्स होते थे कि भाई इस पे जो है गवर्नर ही जो है थ्रू गवर्नर लेजिस्लेट किया जाएगा. तो ये सिस्टम को बोला गया, एक तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1919 में, और इस सिस्टम को बोला गया डायरकी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1919 वाला, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, दिस वाज आल्सो नोन एज. तो वही सवाल ही पूछ दिया, इसको हम आल्सो नोन एज की बात करें तो इट इज़ आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी एंड चेम्सफोर्ड वाज वायसराय. ठीक है, उस समय का. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वॉज. तो हुआ क्या, इसका प्रील्यूड थोड़ा सा समझ लीजिए. 1857 की क्रांति हुई. 1857 की क्रांति से समझ आया, जो मतलब इसको जिस कमिटी ने, जिस कमीशन ने इसे पढ़ा जांचा, उसने बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की गलतियों की वजह से जो है ये सब हुआ है, और अब जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना पड़ेगा. इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ख़त्म होता है 1858 में थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ये शासन जो है ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली टेक ओवर कर लेता है भारत का. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बारे में अब क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. और अगला सवाल जो है वो कहता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी उसके हाउस कमिटी का चेयरमैन बनाए गए थे बी पट्टाभी सीतारामैया. सो बी पट्टाभी सीतारामैया ये बहुत क्लोज भी थे अपने गांधी जी के. सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. अगर पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, तो आपको आंसर वहाँ पे, अगर टेम्प्रोरी पूछे तो कुछ और होगा, बट अगर परमानेंट पूछे तो राजेंद्र प्रसाद होगा. वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, तो देखना पड़ेगा एक एक करके. पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1947. दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई नहीं किया था. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950. ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो करेक्ट ही पूछा है, तो आंसर ही हमारा बी हो जाएगा. नेक्स्ट बट देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948. नहीं होगा, 47 में ही इसे अडॉप्ट कर लिया गया था. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन 1949. ये भी सही नहीं है, तो ये भी गलत है. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम इन जनवरी 1950 वाला जो है स्टेटमेंट करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टोटल नंबर जो है काफ़ी कम था, ये 15 ही था। ठीक है, आउट ऑफ उतना मेंबर 389 मेंबर आपने देखा था, उसमें भी बाद में तो ये हुआ ना कि पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को विड्रॉ कर लिया और अलग कर लिया था। उसकी भी कहानी पूरी हिस्ट्री है, आप पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ाया है मैंने। तो यहाँ पे बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 15 ही महिलाएं थी। द फीमेल मेंबर्स 15 फीमेल मेंबर्स वे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली। मीगर नंबर है, बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी थी, जिसके चेयरमैन बाबा साहब थे, यानी कि B.R. अम्बेडकर साहब थे, और इसमें टोटल मेंबर की संख्या थी 7। सो द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। हालांकि आयरोनिकली इसे ड्रिफ्टिंग कमिटी बोला गया। ड्रिफ्टिंग कमिटी इसलिए बोला गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। ठीक है, बहुत स्लो पेस से काम कर रही थी और हर चीज़ पे ड्रिफ्ट हो जा रही थी। खैर, बट वो एक इसका जो है क्रिटिसिज्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946। वेरी इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946। करेक्ट आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथन। सो अम्मू स्वामीनाथन बिकेम a part of constituent assembly from madras constituency in 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। जो 10वां सेशन हुआ था वो हुआ था 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच में। ये 10th जो है सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन वाला जो ये था, ये पीरियड चल रहा था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद तो एडॉप्ट ही कर लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इनको देखिए, डिफरेंट कमिटी के डिफरेंट लोगों का जो है, लोगों को मेंबर बनाया गया था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू साहब बहुत सारे कमिटी, 4-5 कमिटियों के हेड थे। ठीक है इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे और भी बहुत सारी कमेटियों के हेड थे। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड B.R. अम्बेडकर साहब थे। तो ऐसे ही करके अलादी कृष्ण स्वामी को बनाया गया था सेरेडियल क्रेडेंशियल कमेटी का इनको हेड बनाया गया था। सो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ द क्रेडेंशियल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। 14th क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मोतीलाल नेहरू along with 8 other Congress leaders drafted a constitution for India, जिसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि इन्हीं के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को पसंद नहीं आया था। तो ये काम हुआ था 1928 में। In 1928 a written constitution also known as Nehru report was prepared by Motilal Nehru along with 8 other Congress leaders। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि लॉर्ड बिरकेनहेड ने ऐसा बोला था कि ये लोग तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। उसी के रिस्पॉन्स में मोतीलाल नेहरू साहब और 8 लोग कांग्रेस के अदर्स मिलके ये काम किया था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, क्योंकि टेक्निकली ऐसा सवाल बन सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेक्शन ऑफ डैश सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 8(1) ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आंसर होगा डी। सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 conferred power on the constituent assembly to prepare a constitution for a new dominions. Constituent assembly was given legal recognition by section 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म्ड। ड्राफ्टिंग कमिटी ऐसी कमिटी थी जिसका मेन काम था संविधान को लिखना और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटियों में से एक थी। ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। सो ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थ्रू ए रिजोल्यूशन अपॉइंटेड ए ड्राफ्टिंग कमिटी। द ड्राफ्टिंग कमिटी हैड 7 मेंबर्स, जिसमें अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी थे, खुद B.R. अम्बेडकर थे जो कि चेयरमैन थे इसके, के मुंशी साहब थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, B.L. मित्तर थे, D.P. खेतान थे। D.P. खेतान मर गए थे, बाद में ज्वाइन किया था इनको दूसरे किसी ने। एट फर्स्ट मीटिंग 30 अगस्त जो को हुआ था 1947 में, द ड्राफ्टिंग कमिटी इलेक्टेड B.R. अम्बेडकर एज इट्स चेयरमैन। अब देखिए इसमें जो है
मैंने बताया था ना कि कुछ लोग रिप्लेस हुए थे, जैसे कि BL मित्तर साहब, इनको बीमारी हो गई थी, इलनेस हो गया था काफ़ी ज़्यादा, ये काम करने लायक नहीं बचे थे, तो N माधव राव इनकी जगह पे आए। और इसके अलावा DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो इनके जगह पे TT कृष्णामाचारी साहब आए थे। 17वां सवाल देखिए, हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब यानी कि बाबा साहब। 18वां क्वेश्चन देखिए, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। सिंपल क्वेश्चन, अगेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी 6 दिसंबर को। और आखिरकार लास्ट मतलब मृत्यु से पहले ही इन्होंने अपना जो है धर्म चेंज कर लिया था और ये बुद्ध बन गए थे, बौद्ध बन गए थे। सो ही इज ऑल्सो नोन एज बाबा साहब अम्बेडकर। इट वॉज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। बहुत सारी इन्होंने डिग्रियां ले रखी थी। ही इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड कैंपेन्ड अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द अनटचेबल्स, जिन्हें दलित कहा गया है। ऑन 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 19 नंबर सवाल देखिए, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RK सन्मुखन चेत्ती इसका सही आंसर होगा। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। BR अम्बेडकर साहब तो चेयरमैन थे। तो सही आंसर होगा RK सन्मुखम चेत्ती, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था, तो उसका सही आंसर होगा लियाकत अली। तो खैर यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर RK सन्मुखम चेत्ती ऑन 26 नवंबर 1947। RK सन्मुखम चेत्ती was a lawyer, industrialist, economist and politician before taking the charge as the India's finance minister. He served as the president of India's Central Legislative Assembly from 1933 to 1935. He was a Diwan of the Cochin Kingdom from 1935 to 1941 also. 20वां सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे वो BR अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे वो BR अम्बेडकर थे। सो द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हु सर्व्ड इट इन फर्स्ट नेहरू मिनिस्ट्री ड्यूरिंग 1947 से 1952 तक इन्होंने काम किया। किरण रिजिजू जो है इज द करेंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द फर्स्ट डैश मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आंसर होगा लॉ मिनिस्टर। अभी हमने डिस्कस भी किया था, डैश वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मैंने आपको बताया था कि सरदार बलदेव सिंह ये पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे भारत के। So the Minister of Defence is the head of the Ministry of Defence and the government of India. The first Defence Minister of Independent India was Baldev Singh, who served in Prime Minister Jawaharlal Nehru का जो कैबिनेट था 1947 से 52 के बीच में, उसमें इन्होंने सर्व किया था। ये करंट जो है डिफेंस मिनिस्टर ये राजनाथ सिंह साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे अबुल कलाम आज़ाद साहब। अबुल कलाम आज़ाद, हु इज ऑल्सो नोन एज मौलाना आज़ाद, was the first education minister of India. His tenure was in between 15th August 1947 to 2nd February 1958. He is also remembered as youngest Congress president. He is mainly associated with the धरसना सत्याग्रह, जो कि सॉल्ट सत्याग्रह के पैरेलल हुआ था, ठीक है। उधर गांधी जी कर रहे थे, ये धरसना सत्याग्रह ये कर रहे थे। ही ऑल्सो एडिटेड ए फेमस न्यूज़पेपर अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए टेक्निकल चीज़ों के लिए, लॉ से रिलेटेड चीज़ों के लिए
एक ऐसा बंदा जरूरी था जो कि टेक्निकली जो है बताए कि कौन सा जो है चीज़ सही है कौन सा गलत है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की ज़रूरत थी और ये पद को पूरा किया था BN राव साहब ने। सर बेनिगल नरसिंह राव, BN Rao in short, was appointed as a constitutional advisor to the Constituent Assembly in formulating the Indian Constitution in 1946. He was responsible for the general structure of the democratic framework of Constitution. अगला सवाल 25वां सवाल देखिए। Who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution? डिस्कस किया था अभी BN राव साहब, बेनेगल राव साहब। अगला सवाल देख लेते हैं। हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? महात्मा गांधी, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि भाई ये मैं इसमें कुछ नहीं पार्टिसिपेट करूंगा। इनफैक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट नेता थे उस समय के सभी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्सेप्ट महात्मा गांधी साहब। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 under the proposal suggested by cabinet mission plan. Mahatma Gandhi was not a member of constituent assembly. All others were members of constituent assembly except Gandhi. 27th नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग 9 दिसंबर को हुआ था और उसमें जो है एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को बनाया गया था टेम्पररी चेयरमैन और परमानेंट 11 दिसंबर को बने थे 1946 में ही राजेंद्र प्रसाद साहब। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946 को ये लोग बैठे थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट किए गए थे परमानेंट प्रेसिडेंट एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे HC मुखर्जी, परमानेंट वाले। अगला सवाल देखिए, ऑन 9 दिसंबर 1946 हु चेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अभी बताया था सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर होगा। टेम्पोररी थी ये, ठीक है, एक ही जो मीटिंग हुई थी उसको चेयर किया था इन्होंने, एक ही सेशन को चेयर किया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद साहब परमानेंट मेंबर चुन लिए गए थे। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये काम कौन कर सकता था? सबसे इंपॉर्टेंट थे जवाहरलाल नेहरू साहब, एक सोशलिस्ट नेचर के आदमी, एक ऐसे आदमी जो कि ये विचारधारा रखते थे कि भाई समाज में सबका विकास होना चाहिए। सो ऑन दिसंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट पूछता है बार बार, ऑन दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू साहब ने मूव किया था हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट आर नाउ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट and it laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. This resolution was unanimously adopted by Assembly on January 22, 1947. Next question देखते हैं, Who replaced सच्चिदानंद सिन्हा as President of Constituent Assembly? आंसर होगा परमानेंट मेंबर बन गए 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हमने डिस्कस भी कर लिया है। अगला सवाल देखिए, हु वॉज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंपॉर्टेंट है, और ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। खुद प्राइम मिनिस्टर भी थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की भी पोस्ट इन्होंने खुद ही होल्ड कर रखी थी। सो आंसर होगा ए, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट जो इंडिया थी उसका जो कॉन्सिस्टेड था, PM साहब थे हमारे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे खुद, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी इन्होंने ही रखा था इस मिनिस्ट्री को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पहले लॉ मिनिस्टर बने। बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह जो थे ये डिफेंस मिनिस्टर बने थे। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई थी। अबुल कलाम आज़ाद साहब एजुकेशन मिनिस्टर से, सारे इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया जाता है। जॉन मेहताई साहब को रेलवे मिनिस्ट्री दी गई थी एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अमृता कौर को दिया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। C होमी भाभा को दिया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री और VN गाडगिल को दिया गया था वर्क्स, पावर्स एंड माइंस।
अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। पहला सेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का, वो कौन से सिटी में हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा ये दिल्ली में हुआ था। 9 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर को नई दिल्ली में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में। अगला सवाल है व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस। तो ये फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी ये हुई थी दिसंबर 1946 में। प्रिसाइजली अगर डेट देखें तो 9 दिसंबर, आंसर होगा ए। अगला सवाल 34 नंबर। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, अगेन सेम सवाल, आंसर होगा ए दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन 26 नवंबर, नॉट जनवरी। अब कई लोग सोचते हैं ना कि गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, बट हिस्टोरिकली हमने जो है 26 नवंबर 1949 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, और इसी एडॉप्शन की वजह से इस डेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तरीके से मनाया जाता है भारत में। और जो 26 जनवरी को मनाया जाता है वो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के तरीके से मनाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2015 के बाद नवंबर 26 को अब ऑब्जर्व किया जाता है संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ये 2015 से किया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। कहाँ है यार? अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज 26 नवंबर 1949 भी दिया गया होता तो 26 नवंबर 1949 को हमने बहुत एडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और बहुत सारे पार्ट उसी दिन से जो है इन्फोर्स हो गए थे, और कुछ पार्ट जो बचे हुए थे वो 26 जनवरी को फाइनली इनटू द फोर्स आए थे। तो क्या ये सही होगा एक्सक्लूसिवली कह देना है 26 जनवरी 1950? खैर, ऑप्शन के हिसाब से सही है। अगला सवाल देखते हैं। When did Constituent Assembly adopt the Constitution of India? करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ये हमने हिस्टोरिकली देखा, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। अगला सवाल देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि मैंने बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को हिस्टोरिक ये एक मूव था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का, जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जिसकी बहुत सारी चीज़ें एज इट इज छप गई हैं हमारे प्रियम्बल में। सो द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू साहब ऑन 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने मूव किया था, एंड दिस वाज अडॉप्टेड यूनिनिमसली ऑन जनवरी 22 1947 में। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू द फंडामेंटल कमिटीज लाइक इक्वालिटी कमिटमेंट्स, जो है इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी, ये सब को जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही पेश किया गया था। अगला सवाल देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना था? वो कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। सो फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। The constitution was drafted by 299 delegates from different castes, regions, religions, genders, etc. These delegates sat over for 14 days, spread over 2 years, 11 month, 18 days. इतना टाइम लगा था, मीटिंग हुई थी 114 दिन की। अगला सवाल देखिए। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटी एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो पास किया था 1995 में। द डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी बहुत सारा है। करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेटअप किया था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके चेयरमैन बना दिए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इनका काम था कि ड्राफ्ट बनाए कॉन्स्टिट्यूशन का,
एंड इट प्रिपेयर्ड इट्स ड्राफ्ट ओनली इन इंग्लिश एंड लेटर इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। अब ये सब बढ़ चुके हैं, 25 पार्ट हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हो चुके हैं और आर्टिकल्स भी 448 के आसपास हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हेडेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो इसको हेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से जो है इंडिया में जो उतने रजवाड़े थे वो मिला लिए गए थे। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड टोटल ऑफ 22 कमिटीज इन ऑर्डर टू मेक द फ्रेमिंग एंड other tasks easy. Some significant of them are drafting committee, of course most significant, whose head was Dr. B.R. Ambedkar साहब। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू साहब एंड स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी के हेड थे बी पट्टाभी सीतारमैया। कहीं पे मैंने गलती से स्टीयरिंग कमेटी का हेड जो है बोल दिया था जवाहरलाल नेहरू, आई स्टे करेक्टेड, द करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन जो हुई थी 1946 में ही हो गई थी। करेक्ट आंसर होगा बी 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग थी दिल्ली में। In the span of 2 years, 11 months and 18 days, it completed its task of framing the Indian Constitution. During this period, the Constituent Assembly had 11 sessions and sat for a total of 166 days. On 26th November, the Constituent Assembly adopted the Constitution of India, which came into force on 26th January 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम का कौन सा एक फीचर नहीं है बताना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक अमेरिका का जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन फेडरल सिस्टम जो है, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी है टू सेटल द डिस्प्यूट्स, ये भी सही है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो कहीं कहीं 2 टायर और कहीं कहीं 3 टायर्स भी है। ठीक है, तो 2 टायर तो है ही, जैसे कि स्टेट का गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं है, तो ये हमारा पार्ट नहीं है। पूछा है नॉट, तो करेक्ट आंसर होगा सी। सो वाइल कंसिडरिंग द ऑप्शंस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑल्सो इन इंडिया देर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। Indian Constitution gives detailed description over division, demarcation of power between center and state. तो सिंगल जो है गवर्नेंस नहीं है। ओनली ऑप्शन सी डजेंट सीम्स सुटेबल एज बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मल्टीपल गवर्नमेंट एट डिफरेंट टायर्स। चलिए ये टॉपिक भी खत्म हुआ, अगला आएगा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिल्स ऑफ राइट। बिल्स ऑफ राइट जो है ये यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। दिस वाज इंस्क्रीन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, करेक्ट आंसर होगा डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट आया है वो बिल्स ऑफ राइट्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। जस्ट जैसा हमारा है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी के जैसा वहाँ भी स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टार्ट होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ पिक्ड द बेस्ट फीचर्स फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि देख सकते हैं ब्रिटेन से वी हैव बोरोड द फीचर्स लाइक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय जो पार्लियामेंट है। दिस ऑल द फीचर्स वी हैव बोरोड इट फ्रॉम
ब्रिटेन। देन आयरलैंड से वी हैव टेकन डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो पीआर सिस्टम लगा के इलेक्शन किया जाता है प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली, वो हमने आयरलैंड से लिया है। यूएसए से वी हैव टेकन लॉट ऑफ फीचर्स लाइक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके साथ हमने फंडामेंटल राइट तो देखा ही था। 46th क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि द आइडिया ऑफ हैविंग ए प्रोविज़न फॉर बाई कैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल पार्लियामेंट का मतलब है कि द्विसदनीय होगा, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा हमारे केस में है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा था कि बाई कैमरल सिस्टम वी हैव टेकन इट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ऑल दो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ नॉट रिटन, बट वहाँ से हमने ये लिया है। 47th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम विच दे हैव बीन अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इनकरेक्टली पेयर्ड। कौन सा जो है इनमें से इनकरेक्टली पेयर्ड है जो कि हमने बोरो किया है डिफरेंट कंट्री से। सो द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ डेफिनेटली वी हैव टेकन इट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज राइट, सो इट कांट बी आवर आंसर। सेकेंड देखिए, द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, so that is why it is also not the answer. Next one is DPSP we have taken off from the Irish constitution, so this is also right, can't be the answer. Next जो है आखिरी, principles of liberty, equality and fraternity we have taken it from the French government या फिर French revolution कह सकते हैं, वहाँ से we have taken it liberty, equality and fraternity, not from the Canadian constitution, so correct answer will be D. इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने ठीक है तो लिया कहाँ से है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, सो वी हैव टेकन अ गुड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सेंटर एंड स्टेट का रिलेशनशिप, कि कैसे जो है सेंटर जो है यूनिटरी बायस के साथ जो है स्टेट के ऊपर कंट्रोल भी रखेगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी होगा। फेडरलिज्म हमने अगेन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेसिड्यूरी पावर कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन जो है लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट लिस्ट है जिस पे इन जनरल स्टेट लेजिस्लेट करता है, बट इन एक्सट्रीम कंडीशंस कुछ कंडीशंस हैं उस केस में यूनियन भी कर सकता है। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट जिस पे दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेट कर सकती है, बट इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अगर एक कोई मैटर है उस पर दोनों ने लॉ बना दिया, इन केस कॉन्ट्राडिक्शन हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उस केस में डिस्प्यूट के केस में जो यूनियन ने जो लॉ बनाया है उस सब्जेक्ट पे वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट वाला जो रूल है। तो ये भी हमने वहाँ से लिया। इसके अलावा ठीक है फेडरलिज्म, रेसिड्यूरी पावर हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स हमने यहाँ से लिया। सो मैंने बताया कि 3 पावर है, 3 जो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाद में ऐसी पता चलती है जो इनमें मेंशन ही नहीं है, उसे रेसिड्यूरी पावर के तहत जो है इसमें हमारे केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर उस पर लेजिस्लेट करता है, यानी कि पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फेडरल फीचर्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द लेजिस्लेचर and also made provisions for the distribution of legislative powers between the center and provinces. Very important. Which of the following acts, सवाल सुनिएगा, which of the following acts introduced federal features and provincial autonomy in legislature and also made provisions for the distribution of legislative powers between center and provinces? Correct answer होगा इसका B, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मोस्ट ऑफ द पोर्शन, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमने वहाँ से लिया है। So with the regard to the provinces, the Act of 1935 was an improvement on the existing position। जैसे कि 1919 का जो मौले मिंटो रिफॉर्म था उसमें जो डायरकी स्टेट में थी उसको ख़त्म किया गया था, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए थे उसमें। It introduced what is known as provincial autonomy and also made provision for the distribution of legislative powers between center and provinces। 49th क्वेश्चन देखिए, which of the following features in Indian Constitution was derived from USSR यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, USSR से हमने क्या लिया है, तो USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया है
एंड हमने वी हैव ऑल्सो टेकन द 5-year प्लान फ्रॉम USSR. ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑब्टेन्ड इट्स मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम अदर कंट्रीज. द 5-year प्लान वॉज ऑब्टेन फ्रॉम USSR अर्स्टवाइल, क्योंकि ये मिखाइल गोर्बाचोव ने 1991 में USSR को डिसमेंटल कर दिया था. इट इज़ कॉल्ड एज सोवियत यूनियन एंड इज़ कम्पोज ऑफ रसिया एंड इट्स सराउंडिंग कंट्रीज. USSR से हमने और सारी चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली थी, बाद में इसको अमेंडमेंट करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था. द आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल वी हैव टेकन इट फ्रॉम USSR. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें स्पेशली, तो हमने USSR से लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी कंटेन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल में ये बातें लिखी गई हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. दीज आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री. तो ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस से लिया है. देख सकते हैं यहाँ पे, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हैव बीन बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. These ideas were emerged during the French Revolution, which occurred in 1789. Its most of the provisions were borrowed from the Government of India Act, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. Constitutional experts had studied the constitutions of about 60 countries, एंड वहाँ से जो भी हमें सूटेबल लगा हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, with slight modification if required, we have borrowed it. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. अगेन द आंसर इज सेम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया था. 1789 में जो अकर हुआ था. 52nd क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इंसर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच अकर्ड इन 1789. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ ओम्बड्समैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. आंसर होगा इसका स्वीडन. ओम्बड्समैन सिस्टम जो है, जो कि आप सुनते हो ना, ओम्बड्समैन एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है. ये ओम्बड्समैन सिस्टम कह लो, लोकपाल भारत में जो है वो सेम चीज़ है, ओम्बड्समैन से ही लिया गया है. तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला के हमने इसे एडॉप्ट किया है, लोकपाल वाला सिस्टम हमारे कंट्री में, और ये ओम्बड्समैन सिस्टम भी कहा जाता है, तो इंग्लिश में इनफैक्ट. तो ये स्वीडन से लिया है हमने. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम स्वीडन इन इंडिया. इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1809 व्हेन द Swedish Parliament established the office of Ombudsman to look after citizens' interest in their dealings with government. Pinaki Chandra Ghosh is the first and present भी कह सकते हैं Ombudsman और लोकपाल ऑफ इंडिया. 54th क्वेश्चन देखिएगा, द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम. अगेन रिपीट हो गया सवाल, ये यूनाइटेड स्टेट से हमने लिया. बिल्स ऑफ राइट वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी से हमने जो है इसको लिया है. और अगर बात करें स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो ये हमारे संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है. और आर्टिकल्स जो डील करते हैं वो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल हैं जो कि डील करते हैं इसको. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. The directive principles of state policy has been adopted from which constitution. तो ये हमने अडॉप्ट किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, DPSP सिस्टम जो है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है. इसके अलावा प्रेसिडेंट का मेथड ऑफ इलेक्शन भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, जो कि PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रेशियो के बेस्ड पे होता है. So DPSP are mentioned in part 4 of the Constitution of India under the article 36 से लेकर 51 तक के बीच में दिया गया है. The framers of Indian Constitution borrowed this idea from Irish Constitution जो कि 1937 में बना था, which had copied it from the Spanish Constitution. तो originally it is from the Spain, but since we have taken it from or borrowed it from the Irish Constitution, we can say that it is a feature which was borrowed from Irish Constitution. Of course, Dr. B.R. Ambedkar described these principles as noble features of Indian Constitution, जो कि सरकार के लिए गाइडलाइंस है कि भाई आपको इस एरिया में काम करना है.
The DPSP or Directive Principles along with fundamental rights contain the philosophy of the Constitution and is the soul of Constitution also. इसी के बारे में ग्रैनविल ऑस्टिन एक बहुत बड़े फिलोसोफर कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह सकते हैं, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स एज द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इंडिया हैज़ एडेड द फीचर ऑफ DPSP टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. फिर से सुनिए. इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इंडिया हैज़ एडेड द फीचर ऑफ DPSP टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड. आयरलैंड इज द राइट आंसर. 57th क्वेश्चन देखिए. इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ये हमने इंग्लैंड से लिया है, पहले भी डिस्कस किया था. इंग्लैंड से हमने बहुत सारी जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ से ली है. सो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि एक आप हो कहीं के भी, चाहे आप बिहार के हो, यूपी के हो, तेलंगाना के हो, तमिलनाडु के हो, केरल के हो, वेस्ट बंगाल के, कहीं के भी हो, यू आर ओनली इंडियन सिटीजन. ठीक है. और जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन, डिटर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 58th क्वेश्चन देखिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप in the Indian Constitution is inspired by which country? Very important. The concept of single citizenship in the Indian Constitution is inspired by which country? Correct answer will be D, England. D, England. Next question देखिए. The power of judicial review and independence of judiciary. Judicial review is a concept of USA. ठीक है. जहाँ पे जुडिशरी रिव्यू करती है कि कोई लॉ बना है, कोई एक्ट आया है, कोई भी ऐसा काम है जो कि एग्जीक्यूटिव ने किया है, तो उसको वो एग्जामिन करती है कि वेदर इट इज़ एट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. ये जो काम करती है इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है. इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है. कहाँ के संविधान से? तो आंसर होगा डी, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से. So the power of judicial review and independence of judiciary of Indian Constitution are borrowed from the Constitution of USA. Other provisions which are borrowed from US Constitution, these includes fundamental rights, impeachment of president, removal of Supreme Court का जो जज है उसका प्रोसीजर, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसीजर, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी चीज़ हमने USA से लिया है. 60th क्वेश्चन देखिए. द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री. करेक्ट आंसर होगा रेसिडुअल पावर जो है हमने कनाडा से लिया है. आंसर विल बी सी. बहुत सारे हमने फीचर्स बोरो किए हैं जैसे कि USA से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ऐसी तमाम चीज़ें. ब्रिटेन से हमने मेनली पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप. आयरलैंड से हमने DPSP बोरो किया है. ऑस्ट्रेलिया से वी हैव बोरोड सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, ये चीज़ एक्चुअली कनाडा से भी हमने लिया है. इनफैक्ट कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ये सब कुछ हमने ऑस्ट्रेलिया से. जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविज़न कि भाई कैसे जो है इमरजेंसी कुछ होती है तो उस समय आर्टिकल्स जो है लगा के, जैसे कि आपने सुना होगा आर्टिकल 352 है. ठीक है. आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी. 356 प्रेसिडेंट रूल है. कनाडा से हमने फेडरल फीचर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट्स सीखा है कि भाई संविधान जीवित क्यों है, क्योंकि हमने उसमें थोड़ा लचीलापन रखा है. वी कैन अमेंड सब्जेक्ट टू द बेसिक थ्योरी जो है वो तो है ही. बेसिक प्रिंसिपल को आप बेसिक स्ट्रक्चर को बिना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरो की है. सॉरी फॉर द नॉइज़, आई एम सॉरी. बच्चों को कौन मना कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द, अभी देखा था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है. करेक्ट आंसर वही होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP जिसे इन शॉर्ट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे एक सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 लोग खड़े हो गए और वोट की तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो 100% वोट है। अब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक को मिल गया 20% वोट, एक को मिला 15%, दूसरे को नेक्स्ट वाले को मिला 14%। ठीक है, कितना हो गया, ये जोड़ने पे हो गया आपको 49। ठीक है, इसको मिला है मान लीजिए 30%। ठीक है, इसके अलावा फिर अगेन 13% मिला है एक को। अब जोड़िए कितना हो गया, 45 एंड 27, 52, 72। अभी इसको मान लो कि ऐसा कंडीशन आ गया कि इसको 25 मिला है, ठीक है, इसको 24 मिला है, तो अभी आ गया आपका हुआ कितना, 55 एंड 55 92 हो गया और एक को मिला, ठीक है, 8%। अब इसमें विजेता कौन होगा, ये होगा 30% वाला। तो फिर भी मतलब ये क्या है ना, इसको 70% वोट नहीं मिला है, ओनली 30% मिला है, फिर भी ये जीत गया। यानी कि इसने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कर दिया, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इसका वोट मिला, बाकियों को इससे कम मिला और ये विजेता हो गया। बट 70% लोगों ने इसे नहीं चुना, ध्यान रखिएगा। तो ये सिस्टम को बोलते हैं FPTP। सो द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। सो FPTP या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन within the Indian Constitution are borrowed from the British Constitution. The first past the post system जो है, it is also known as single majority system. In this voting method, the candidate with the highest number of votes in a constituency is declared the winner, जैसा कि मैंने बताया आपको। This system is used in India in direct elections, जो कि लोकसभा का होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसमें ये सिस्टम FPTP यूज होता है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट में कुछ तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं और कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं। सो द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। तो ये हमने कहाँ से इसको बोरो किया आपको बताना है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें, चाहे वो कंबाइंड प्रिविलेज हो या फिर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हो, ये दोनों सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। सो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेज 2 टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस अंडर द आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट and right of publication of its proceedings. The concept of parliamentary privilege has been taken from British Constitution. Parliamentary privileges are special rights, immunities, exceptions enjoyed by the members of 2 houses of parliament and their committees also. अगला सवाल 64th क्वेश्चन कहता है कि द प्रोविजन ऑफ स्पीकर एंड रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर का रोल और उसका प्रोविज़न हमने कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ये हमने जो है स्पीकर का जो प्रावधान है एंड उसका रोल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने बोरो किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रैदर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इन केस अगर स्पीकर नहीं प्रेजेंट है तो डिप्टी स्पीकर जो है उनका पोस्ट जो है उनके जैसा काम करते हैं लोकसभा में अंडर द आर्टिकल 93। एंड द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा में चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ये जो है प्रावधान आर्टिकल 89 में है। इट्स प्रोविजंस वेर बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। 65th क्वेश्चन देखिए, द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक फेडरल पूरा नहीं है। वहाँ पे जो है हम कह सकते हैं हमारा जो केस है वो क्वासी फेडरल है, जहाँ पे यूनिटरी बायस चलती है, मतलब सेंटर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइप के जो गवर्नमेंट है इसे क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया है। ठीक है, आंसर होगा डी।
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो idea of quasi federal form of government, this has been borrowed from Canadian constitution. Of course, the constitution of India has received its many provisions from the government of India Act 1935 and the constitution of different countries of the world. अगला सवाल क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये काफ़ी फेमस हुआ था भारत में, और इसके जो श्रेय है इसको फेमस करने का, ये PN भगवती जस्टिस थे उस समय और VR कृष्णा अय्यर को जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है PIL सिस्टम, इसमें क्या होता है कि आप किसी भी, इवन जो पोस्ट कार्ड है उसी पे भी आप किसी की भी प्रॉब्लम, मास को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मास चाहे नहीं जा पा रही जुडिशरी, मान लो अनरीचेबल है उनके लिए, बहुत गरीब हैं वो लोग, तो आप उनके लिए ये काम कर सकते हो कि आप PIL फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाके, और उस पर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। सो पब्लिक इंटरेस्ट में आप लिटिगेशन डालते हो, इसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, तो ये USA का कॉन्सेप्ट है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन originated in USA is actually a lawsuit filed to protect the public interest. So the credit for introduction of PIL goes to Justice VR Krishna Iyer, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, and PN भगवती साहब को ये जाता है। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, ये सभी चीज़ें जो है USA से ली गई हैं। सो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा कंडीशन है, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो जांच करती है लेजिस्लेचर का, कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नहीं है। इस रिव्यू को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है और ये USA से लिया गया है। अगला सवाल क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, कॉन्सेप्ट जो आया था बेसिकली, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहला तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि USA का है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से निकला है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन 1215 AD में। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री अंडर विच द पीपल गवर्नड। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है अनरिटन। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका अच्छा एग्जाम्पल USA है, इंडिया है। अनरिटन का एग्जाम्पल खुद ब्रिटेन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं इंडिया, फ्रांस, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया में है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सऊदी अरेबिया का है, ब्रिटेन का है, ओमान का है, न्यूजीलैंड का है, इजराइल का है। तो ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, अनरिटन वाले बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का मिक्सचर है, फाइन मिक्सचर कह सकते हैं, फाइन बैलेंस कह सकते हैं। 69th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्टेड। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है USSR, अर्स्ट वाइल जो USSR था, जो कि आज के डेट में रसिया है, वहाँ से हमने लिया है, ठीक है, USSR से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडॉप्टेड फ्रॉम, एक देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था 1976 में कि लोग फंडामेंटल राइट इंजॉय कर रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उनको करनी चाहिए। तो इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटी आई थी, बाद में 86th अमेंडमेंट लाके 2002 में एक और ड्यूटी को ऐड किया गया था। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, मैंने बताया कि स्वर्ण सिंह कमेटी के संज्ञान से, उनके रिकमेंडेशन से USSR में जैसी सिस्टम चलती थी वहाँ से कॉपी किया हमने। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ were added to constitution by 42nd amendment in 1976. Originally fundamental duties were 10 in number but later increased to 11 by 86th amendment, 2002 में ये आया था। एंड ठीक है, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है तो आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है जो कि इसको डील करता है। पार्ट 4A बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ही इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम, अभी डिस्कस किया था, आंसर होगा USSR। चलिए, हमने जो जहाँ से लिया था सोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट जो हमने बोरो किए उनके सोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक होने वाला है सेक्शंस एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक से सवाल लेते हैं। पहला सवाल है सेक्शन शेड्यूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव as the 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया by amending the first schedule to the constitution? तो इसका सही आंसर होने वाला है बी, 12th अमेंडमेंट। ठीक है, कौन से करेक्ट आंसर होगा? 12th अमेंडमेंट। सो द 12th Amendment of the Constitution of India, officially known as Constitution Amendment Act 1962, incorporated Goa, Daman and Diu as the 8th Union Territory of India by amending the first schedule, जो कि टेरिटरी से रिलेटेड है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। ये सब कुछ पुर्तगाल के अधीन था, इसको अपने कंट्रोल में लिया हमने दिसंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम पुर्तगीज़? आर्मी को इसमें इन्वॉल्व किया गया था ताकि गोवा को जो है पुर्तगालियों से छुड़ाया जा सके, और ये जो था ये इसका सही आंसर होगा 1961 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा? तो ये है चौथा शेड्यूल। देखिए, अगर शेड्यूल को आपको याद करना है तो एक न्यू ट्रिक बता देता हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करने से डेफिनेटली आपको जो है शेड्यूल के बारे में पता चल जाएगा, जहाँ पे एक नंबर पे है टीयर, 1, 2, 3 एंड सो ऑन करते हैं ऐसे। तो फर्स्ट जो शेड्यूल है वो है टेरिटरी से रिलेटेड, टी फॉर टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड है। ई फॉर इमोलूमेंट्स, सेकेंड शेड्यूल, जो भी सैलरी इमोलूमेंट्स वाली चीज़ें हैं वो सेकेंड शेड्यूल में है। ओथ एंड अफर्मेशन वाला ए जो है अफर्मेशन, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन, ये थर्ड शेड्यूल में है। राज्यसभा में आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, फोर्थ शेड्यूल, जो कि हमारा सवाल भी यही था। फिफ्थ शेड्यूल जो है शेड्यूल्ड एरिया है, एस फॉर शेड्यूल्ड एरिया, फिफ्थ शेड्यूल। ओ फॉर अदर शेड्यूल्ड एरिया, सिक्स्थ शेड्यूल। एफ फॉर फेडरलिज्म, जिसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में आता है। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल। एल फॉर लॉ केप्ट इन 9th शेड्यूल, ठीक है। डी फॉर डिफेक्शन यानी कि 10th शेड्यूल। पी फॉर पंचायती राज सिस्टम यानी कि 11th शेड्यूल, और एम फॉर म्यूनसिपालिटी यानी कि 12th शेड्यूल। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल्स ऑफ स्टेट? वही राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन जो है वो 4th शेड्यूल में है, ना कि 5th में। करेक्ट आंसर होगा बी, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स दैट इन इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट? जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेडरल सिस्टम में आता है, पार्ट है। और मैंने बताया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मैंने क्या बताया था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एफ कहाँ पे आ रहा है? 7वें शेड्यूल में आ रहा है। ये फेडरलिज्म यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहाँ पे होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 7th शेड्यूल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 76th, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट थे। प्रेजेंटली अभी 25 पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली 8 शेड्यूल हुआ करता था, अभी 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, अभी ये 448 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वही चीज़, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिख दो। तो ये है 12वां, ये है 11वां। 11वां में क्या है? पी आ रहा है, पी मतलब पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 11th शेड्यूल के सब्जेक्ट की बात। अब 11th शेड्यूल में ना जो है कुछ सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ऑफ कोर्स इसमें नहीं है, बिकॉज ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें नहीं है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी इसमें नहीं है। इसमें क्या है? हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें जो है हेल्थ एंड हाइजीन में जो है टॉपिक ये है
जैसे कि और भी कई सारे जो है मैटर्स को इंक्लूड किया गया है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जैसे कि रूरल रेजिस्टेंस, पोवर्टी एलिविएशन, मार्केट रोड, पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेजेंटली देयर आर टोटल 12। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो मात्र 8 थे, बाद में अभी 12 हो चुके हैं। ठीक है, ओरिजिनली जो है 22 पार्ट्स थे, अभी 3 और सब पार्ट ऐड कर दिए गए, टोटल 25 पार्ट है। ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, अभी इनकी भी संख्या बढ़ के 400 से ऊपर है, 448 के आसपास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स? तो इसमें पार्ट्स की संख्या जो है 22 है, प्लस इसमें 3 सब पार्ट हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 25 है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स एज ऑफ अप्रैल 2021? तो शेड्यूल की संख्या अभी 12 है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी शेड्यूल्स? सेम रिपीट हो गया 12। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी आर्टिकल्स? ओरिजिनली जो थे इसमें 395 थे, बट अभी इनकी संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स कंटेन्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये देखिए, वही आप लिख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे जो ओ है अदर शेड्यूल एरिया, यानी कि जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आता है, ये 6th शेड्यूल में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6th शेड्यूल। द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल population in these states. This special provision is provided under the Article 244(2), provides for autonomy in administration of these areas through autonomous district council, ADCs बना के इनको गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84th। 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए, इसमें त्रिपुरा शामिल है, ठीक है, इसमें आसाम शामिल है, इसमें जो है, इसके अलावा जो है इसमें मेघालय भी शामिल है। तो जो शामिल नहीं है वो है मणिपुर। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और स्टेट है जो कि मैंने अभी बताया था जस्ट, वो है मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंक्लूडेड पूछा है, तो मणिपुर तो अभी देखा था नहीं है, नागालैंड भी इसमें नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसमें है क्या क्या? असम है, इसमें है त्रिपुरा, इसमें है मेघालय और इसमें है मिजोरम। तो मिजोरम इसमें से ऑप्शन में सही आंसर होगा। 4 स्टेट हैं टोटल 6th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो हमने देखा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखिए, इसमें जो है पंचायती राज सिस्टम आ रहा है 11th शेड्यूल पे। तो करेक्ट आंसर होगा 11th शेड्यूल। So the 11th schedule of Indian Constitution envisaged the powers, authority and responsibility of panchayats. It has 29 subjects, like इसमें subjects जो है उसमें important subject जैसे कि market है, road है, drinking water है, etc. 29 subjects का part है। एंड ये जो शेड्यूल है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था, उसके बाद भारतीय संविधान में से ऐड किया गया था। 87th क्वेश्चन देखिए, पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट हैं प्लस 3 इसमें सब पार्ट हैं, टोटल 25 हो जाते हैं। तो पार्ट 8 जो है बोल रहा है कि किस चीज़ को डील करता है? तो ये डील करता है यूनियन टेरिटरीज़ को। पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है यूनियन टेरिटरीज़ में कैसे गवर्नेंस होगा वो पार्ट 8 में लिखा गया है। 88th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस बिल्कुल सही है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है ही, क्योंकि अगर आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिखते हो तो आपको देखोगे कि 8th शेड्यूल में आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आता ही है, तो बिल्कुल सही है। 2nd शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन नहीं है, इसमें इमोलूमेंट्स है।
तो हमारा जो नॉट करेक्टली मैच होगा वो बी ही हो जाएगा। बाकी सब देख सकते हो। 4th शेड्यूल राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन पहले भी डिस्कस किया था। 10th शेड्यूल जो है डिफेक्शन से रिलेटेड है, तो ये सब सही है, बाकी बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 89th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स कॉन्टेंट। फर्स्ट शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीरियड में टी जो है टेरिटरी से रिलेटेड है, तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो उसमें है एरिया वाइज देखा जाए टेरिटरीज, तो इसमें आ जाते हैं। थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट में एलोकेशन जो सीटों का है वो भी सही है। सेकेंड शेड्यूल जो है लैंग्वेजेस का नहीं है, लैंग्वेजेस का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का वो 8th शेड्यूल है। सेकेंड शेड्यूल जो है वो इमोलूमेंट्स से रिलेटेड है। So second schedule of the constitution has provision relating to emoluments, allowances of president, vice president, governors of a state, speaker, deputy speaker of lok sabha, ठीक है, chairman, deputy chairman of राज्य सभा and all other matching are correct। तो D जो है करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90th। The salary emoluments of which of the following officials is mentioned in Part E of the second schedule of the Constitution of India। तो पार्ट ई में जो है सैलरी मेंशन किया गया है सीएजी का। सीएजी जो होते हैं वो सरकार के सबसे बड़े ऑडिटर होते हैं, ठीक है, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहलाते हैं सीएजी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमोलूमेंट से रिलेटेड है, सैलरीज यानी कि, ठीक है, इमोलूमेंट का अदर मीनिंग सैलरी भी होता है। तो सैलरी ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लाइक प्रेसिडेंट का सैलरी है, वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी है, लोकसभा राज्यसभा के इस प्रेसिडेंट्स की सैलरी है, गवर्नर्स की सैलरी, ये सब इसमें दिया गया है। 92nd क्वेश्चन देखिए, विच यूनियन लेजिस्लेचर एलोन कैन मेक लॉज ऑन मैटर रिलेटेड टू। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर होगा उसी पे बनाएगा। तो एलोन जो है वो पब्लिक हेल्थ नहीं है। पब्लिक हेल्थ जो है वो जो मैटर है वो स्टेट का जिम्मेदारी है, पुलिस का भी स्टेट का जिम्मेदारी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगेन स्टेट लिस्ट में ही आता है, स्टेट वाले लिस्ट में ही आता है। रेलवेज जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट बांटे गए हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिवली जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। स्टेट लिस्ट पे इन एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्टेट ही इसमें लेजिस्लेट करती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और यूनियन दोनों जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन अगर हुआ, एक ही कोई सब्जेक्ट पे बना दिया दोनों ने कानून, तो जो यूनियन के द्वारा बनाया गया कानून है पार्लियामेंट के द्वारा, वो सुपरसीड करेगा ओवर स्टेट का जो कानून है। सो इन द गिवन ऑप्शंस public health, police, local self-government are the subjects of a state list, while railways is a subject of union list. So the union government may make laws on matters of union list. Next question देखिए, in which part of Indian constitution are center state relations mentioned? सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को जो है मेंशन किया गया है अंडर पार्ट 11 बिटवीन आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इसमें फाइनेंशियल रिलेशन और इसमें जो है अदर टाइप के जो भी रिलेशन है वो डील किए गए हैं। 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94th, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 जो है इट इज़ रिलेटेड विद द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल्स यानी कि लोकसभा में। आर्टिकल 332 जो कहता है वो कहता है इट इज़ रिलेटेड विद द रिजर्वेशन ऑफ SC ST कास्ट स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर्टिकल 335 जो है वो कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो होगा SC ST का इन गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो आर्टिकल 335 में दिया गया है।
अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Which of the following schedules of the Constitution of India mentions the allocation of seats in Council of States? Very important. Which of the following schedules of Constitution of India mentions the allocation of seats in the Council of States? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप लिखोगे तो आर का मतलब है यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, यानी कि 4th नंबर पे आता है, तो करेक्ट आंसर होगा 4th शेड्यूल। So the 4th schedule of Constitution provides for the allocation of seats to the states and union territories in Rajya Sabha. The allocation of seats is made on the basis of population of each state. उत्तर प्रदेश has the most number, अगर राज्यसभा में सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का है 31 इन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर शेड्यूल A7 of the Constitution, the subject education lies under which list? हम जानते हैं कि 7th शेड्यूल में यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट तीनों दिया गया है, तो एजुकेशन जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, मतलब दोनों इसमें स्टेट और यूनियन दोनों अपने अपने जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने बना दिया और कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उस केस में जो है यूनियन का जो बनाया गया जो लॉ है वो सुपरसीड करेगा ओवर द स्टेट वाले के ऊपर। सो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स बाय कैटेगोराइजिंग इट इन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे, इनकी संख्या 3 बढ़ गई अब। ठीक है, स्टेट लिस्ट को में जो है 61 है प्रेजेंटली, ओरिजिनली 66 था, इसको कम किया गया है। कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली जो है 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इसको भी बढ़ाया गया, 52 किया गया। हम जानते हैं कि यूनियन हमारा थोड़ा बायस्ड है, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा ज़रूरी था, वो हमने रखा भी है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। 5 सब्जेक्ट्स वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। वो 5 जो सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट से कंकरेंट में गए थे वो था एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मीजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और 5वां था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस बारे में है? तो बहुत बार डिस्कस कर लिया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। उसमें एफ जो आता है वो 7वें नंबर पे आता है, यानी कि फेडरल लिस्ट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो है मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल में। अगला सवाल देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट जो नहीं है वो देखिए इसमें से वो है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो है ये एक स्टेट का मैटर है, स्टेट का लिस्ट के अंदर आता है, बाकी सब कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है, जैसे कि बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, एडल्ट्रेशन एंड ट्रेड यूनियंस, ये सभी जो है कंकरेंट लिस्ट के पार्ट है। 99th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट? बैंकिंग जो है ये सेंट्रल लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। ट्रेड यूनियन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। एग्रीकल्चर जो है ये अगेन आपको स्टेट लिस्ट में आएगा, पुलिस भी स्टेट लिस्ट में आएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? ट्रेड यूनियंस। कंकरेंट लिस्ट जो होता है इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट जो है दोनों लेजिस्लेट कर सकता है। दीज इंक्लूडेड एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, 100th क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट। देखिए लैंड स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लिकर भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, पुलिस भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, बट एयरवेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है, उस पर जो है वो कर सकता है लेजिस्लेट यूनियन, ना कि स्टेट। इसके अलावा जैसे देख सकते हैं ट्रेन, एयरवेज, एयरक्राफ्ट एंड एरोप्लेन, दे आर सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, वाइल लैंड, लिकर, पुलिस सिस्टम, स्पोर्ट्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, दीज आर द सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो बैंकिंग जो है इसमें से, बैंकिंग वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस की व्यवस्था जो है राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, उसी के स्टेट ज्यूरिडिक्शन में आता है, कह सकते हैं उसी लिस्ट पे वो, उनके लिस्ट में ये लिखा भी गया है। एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ भी स्टेट वाले में ही आता है। सो द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स, टोटल अभी बात करें तो 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, वार एंड पीस है, बैंकिंग है, रेलवे है, एयरवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, पोर्ट्स एक्सेट्रा है। स्टेट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो है एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, लैंड है, लीकर है, लाइफ स्टॉक है, स्पोर्ट्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, ट्रेड है, कॉमर्स है। कंकरेंट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। तो हम जानते हैं कि लैंड तो हमने डिस्कस किया था कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है और लीकर भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पोर्ट्स, एयरवेज, ये सब, रेलवे, ये सब यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट हम जानते हैं कि ये जो है कंकरेंट लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। रेलवे जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो हमसे पूछा ही गया है यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो है रेलवे। प्रिजन स्टेट का है, पिलग्रिमेज स्टेट का है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जब लिखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ओ इज स्टैंडिंग फॉर, ये वाला ओ सेकेंड टाइम जो ओ आ रहा है, ये दिस इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि ये 8th शेड्यूल में आता है। आंसर होगा सी। टोटल इसमें जो है 22 लैंग्वेजेस है प्रेजेंटली। ऑफ दीज 14 लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बना था। बाद में 21st अमेंडमेंट 1967 में लाया गया और एक और लैंग्वेज जोड़ा गया, वो था सिंधी लैंग्वेज। उसके बाद 71st अमेंडमेंट आया 1992 में, जो कि आखिरी से एक पहले वाला अमेंडमेंट था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया था। फिर बाद में, और ये संख्या हो गई थी आपकी 18, बाद में 4 लैंग्वेजेस और जोड़े गए। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाकर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, 4 लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में मेंशन किया गया है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर होगा 8th शेड्यूल। अभी डिस्कस भी किया था, 22 लैंग्वेजेस इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which schedule of the Indian Constitution is related to the languages of India? Answer will be again same, 8th schedule। ठीक है, 22 ऑफिशियल इसमें लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये है फर्स्ट शेड्यूल, टेरिटरी से रिलेटेड है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में फर्स्ट शेड्यूल जो देखोगे तो टी फॉर टेरिटरी। 109वां क्वेश्चन देखिए, अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हुम इज द फाइनल डिसीजन टेकन ऑन एनी इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये लोकसभा के स्पीकर के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि जो 10th शेड्यूल है उसमें डिफेक्शन किसी ने किया है कि नहीं, दल बदल हुआ है कि नहीं, वो फाइनली, और दल बदल हुआ तो डिस्क्वालीफाई होगा, वो डिसाइड कौन करता है, वो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं। So according to the article 103 of the Indian Constitution, the matter of disqualification of any member of parliament is decided by president on the advice of Election Commission of India, and his decision will be supreme in this regard. Whereas in reference to the 10th schedule, the disqualification of a member is finally decided by chairman of the houses of parliament, since the question of reference of schedule 10, ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी लोकसभा का स्पीकर। 110th क्वेश्चन देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट
तो ये बेसिकली स्टेट लिस्ट का पार्ट है। एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, सब कुछ स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट्स लाइव स्टॉक, animal husbandry has been included under the state list. On giving priority to the regional importance, the constitution authorized state legislature to make laws on those relevant subjects. The state list contains total 61 subjects. Originally 66 था, इसके 5 सब्जेक्ट को उठाकर बाद में डाल दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें एजुकेशन था, ट्रेड यूनियन था, एंड तमाम चीज़ें थी। सो पुलिस, हेल्थ, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, रोड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आउट ऑफ 61 सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट।